जब एक देश अपने कानून बदलता है तो सिर्फ धाराएं नहीं, देश का भविष्य भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड एसएससी जीएस। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एक गहरी समझ तक जानेंगे, ताकि एसएससी, एमटीएस, जीडी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किसी भी प्रश्न को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये परीक्षा के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स का एक सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक गहन चर्चा। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो भारतीय संविधान के संशोधनों के बारे में है। ये सिर्फ कानूनों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये भारत के बदलने की कहानी है। हर संशोधन के पीछे एक राजनीतिक उथल-पुथल, एक सामाजिक मांग या भविष्य को लेकर एक नई सोच छिपी है। आज हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान कैसे एक तरह से एक जीवित दस्तावेज की तरह समय के साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल, संविधान को अक्सर लोग एक पत्थर की लकीर मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसे बदलने की जो प्रक्रिया है, यानी संशोधन, वो खुद संविधान में ही दी गई है। अच्छा। ये शक्ति संसद को मिलती है अनुच्छेद 368 के तहत, और ये विचार हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसका मकसद ही यही था कि भविष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए संविधान को अपडेट किया जा सके। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये अपडेट करने की प्रक्रिया कितनी आसान या मुश्किल है? हमारे सूत्रों में 3 तरह के बहुमत का जिक्र है: साधारण, विशेष और एक तीसरा जिसमें राज्यों की भी सहमति चाहिए। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, साधारण बहुमत किसी सामान्य बिल को पास करने जैसा है। मतलब क्लास में जितने बच्चे मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हाथ उठा दें तो बात मान ली जाएगी। नए राज्य बनाना या किसी राज्य का नाम बदलना, ये सब काम इससे हो जाते हैं। ठीक है, ये तो काफी आसान लगा। हाँ, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसके लिए आता है विशेष बहुमत। ओके। या स्कूल के बुनियादी नियम बदलने जैसा है। इसके लिए न सिर्फ मौजूद बच्चों का 2/3 बहुमत चाहिए, बल्कि पूरे स्कूल के कुल बच्चों में से भी आधे से ज्यादा की सहमति जरूरी है। मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई बदलाव करना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और वो तीसरा वाला जिसमें राज्य भी शामिल होते हैं? वो सबसे मजबूत ताला है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई ऐसा बदलाव कर रहे हो जिससे केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर असर पड़े। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या जीएसटी जैसा कोई टैक्स। इसे आप पूरे देश का टाइम टेबल बदलने जैसा समझ सकते हैं, जिसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को भी हाँ कहना पड़ता है। तो ये भारत के संघीय ढांचे को बचाता है। बिल्कुल। दिलचस्प है कि संविधान बनाने वालों ने इसे बदलने के लिए इतने अलग-अलग तरह के सुरक्षा कवच बनाए। और पहला ही संशोधन तो 1951 में ही आ गया था, संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद। ऐसी क्या जल्दी थी? हाँ, पहले संशोधन ने ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी थी। ये भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। ये अपने आप में एक संकेत था कि संविधान को जमीनी हकीकत के हिसाब से ढालने की जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है। और जमीनी हकीकत की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। हमारे स्रोतों में 7वें संशोधन का जिक्र है, जिसने देश को एक नया आकार दिया। बिल्कुल। 1956 का 7वां संशोधन एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले राज्य ए, बी, सी, डी जैसी श्रेणियों में बटे थे, जो एक तरह से ब्रिटिश राज की विरासत थी। अच्छा। लेकिन देश में भाषा के आधार पर राज्यों की जबरदस्त मांग उठ रही थी। कुछ जगहों पर तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। यानी ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक दबाव था। निश्चित रूप से सरकार शुरू में भाषाई राज्यों के पक्ष में नहीं थी। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन आंदोलनों ने इसे एक जरूरत बना दिया। तो 7वें संशोधन ने पुरानी व्यवस्था खत्म की और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और इसी ने वो हाई कोर्ट और गवर्नर वाली व्यवस्था भी की। जी, इसी ने यह भी तय किया कि एक ही हाई कोर्ट या एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकता है, जो आज भी हम पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में देखते हैं। तो ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद भी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे नए राज्य बनते रहे। लेकिन एक संशोधन जिसने किसी राज्य को नहीं बल्कि एक शहर की किस्मत बदल दी, वो था दिल्ली से जुड़ा 69वां संशोधन। हाँ, 1991 का 69वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था।
इसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया और उसे अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद दी। तो ये क्यों जरूरी था? ये दिल्ली की अनूठी स्थिति को मान्यता देना था। एक ऐसा शहर जो केंद्र सरकार का घर भी है और जिसकी अपनी एक स्थानीय पहचान और जरूरतें भी हैं। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयोग था। सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की ये खींचतान हमें संविधान के सबसे विवादास्पद दौर में ले आती है, 42वां संशोधन। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। सही कहा। लेकिन ये आपातकाल के दौरान आया था। क्या ये सिर्फ सुधार थे या इसमें सत्ता को ज्यादा मजबूत करने की मंशा भी छिपी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 42वां संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, लेकिन सरकार ने कई ऐसे बदलाव किए जो समिति ने सुझाए भी नहीं थे। इसका समय यानी इमरजेंसी का दौर इसके इरादों पर सवाल खड़े करता है। जैसे प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना। ये विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें प्रस्तावना में डालकर उस वक्त की राजनीतिक विचारधारा को संविधान का एक स्थायी हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। और भी कई बड़े बदलाव हुए थे। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 साल कर दिया गया था। बिल्कुल। और सबसे अहम, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसने राष्ट्रपति की भूमिका को बहुत सीमित कर दिया। साथ ही शिक्षा और वन जैसे अहम विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया, जिससे केंद्र का उन पर नियंत्रण बढ़ गया। तो कुल मिलाकर इसने शक्ति का संतुलन बहुत ज्यादा केंद्र सरकार की ओर झुका दिया था। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर 44वां संशोधन क्या इस मिनी संविधान को ठीक करने की एक कोशिश थी, एक तरह का कोर्स करेक्शन? आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। 1978 में जब नई सरकार आई तो उसका पहला काम 42वें संशोधन के कुछ सबसे विवादास्पद प्रावधानों को पलटना था। क्या क्या बदला गया? सबसे पहले तो लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल किया गया। फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्तियों को सीमित किया गया। पहले आंतरिक अशांति जैसा एक अस्पष्ट कारण काफी था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। 44वें संशोधन ने इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जो एक कहीं ज्यादा ठोस और गंभीर स्थिति है। सही बात है, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। और इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार के साथ भी कुछ किया था, जो अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव था। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, यानी सरकार इसे आसानी से नहीं छीन सकती थी। 44वें संशोधन ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसका आम आदमी पर क्या असर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार एक उचित कानून बनाकर और मुआवजा देकर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर जो बहसें आज भी चलती हैं, उनकी जड़ें इसी संशोधन में हैं। तो एक तरफ संविधान की बड़ी बड़ी बातों को बदला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को आम आदमी के करीब लाने के लिए भी कुछ अहम सुधार हो रहे थे, जैसे मतदान की उम्र कम करना। हाँ, 61वां संशोधन जो 1989 में हुआ, एक क्रांतिकारी कदम था। इसने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये देश के युवाओं पर एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाना था। इसके पीछे क्या सोच थी? तर्क ये था कि अगर 18 साल का युवा देश के लिए जिम्मेदारियां उठा सकता है, तो उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का हक भी मिलना चाहिए। इसने रातों रात करोड़ों नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर दिया। और सिर्फ मतदाताओं को ही नहीं, बल्कि नेताओं के आचरण को नियंत्रित करने की भी कोशिश हुई। मैं दलबदल विरोधी कानून की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। 52वां संशोधन 1985, ये उस दौर की राजनीति की एक बड़ी जरूरत थी, जिसे आया राम गया राम की राजनीति कहा जाता था, जहां विधायक और सांसद अपनी मर्जी से पार्टियां बदल लेते थे। हाँ, और इससे सरकारों में बहुत अस्थिरता आ गई थी। इस कानून ने 10वीं अनुसूची जोड़कर ये नियम बनाया कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसे अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी। हालांकि इस पर आज भी बहस होती है। हाँ, इसकी प्रभावशीलता पर आज भी बहस होती है, पर यह राजनीति में एक न्यूनतम अनुशासन लाने की कोशिश तो थी। इन चुनावी सुधारों से आगे बढ़कर देखें तो 2 संशोधन ऐसे हैं जिन्होंने सही मायने में सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर भारत के गांवों और शहरों तक पहुंचाया। आप 73वें और 74वें संशोधन की बात कर रहे हैं? जी। ये दोनों संशोधन 1992 में भारतीय लोकतंत्र के लिए मील के पत्थर हैं। 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब इससे पहले पंचायतें संवैधानिक नहीं थीं? थीं, पर वो राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थी।
इस संशोधन ने उन्हें नियमित चुनाव, वित्त और शक्तियों की गारंटी दी। इसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर साकार किया। और 74वें संशोधन ने यही काम शहरों के लिए किया। जी, 74 संशोधन ने नगरपालिकाओं को, यानी हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, संवैधानिक पहचान और असली शक्तियां दी। इन दोनों का मूल विचार ये था कि स्थानीय समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान स्थानीय लोग ही निकाल सकते हैं। ये तो हुई सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात, लेकिन सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भी तो संविधान में अहम बदलाव हुए, खासकर शिक्षा और आरक्षण को लेकर। हाँ, 86वां संशोधन 2002 एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा का अधिकार। जी, शिक्षा का अधिकार। ये इस सोच को दर्शाता है कि एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी नींव है। और हाल के वर्षों में आरक्षण की व्यवस्था में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। बिल्कुल, 21वीं सदी में संशोधनों का फोकस अर्थव्यवस्था और आरक्षण जैसे मुद्दों पर ज्यादा रहा है। 101वें संशोधन ने जीएसटी लागू करके देश की टैक्स व्यवस्था